विद्यार्थियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सामान्य भूगोल श्रृंखला हम कर रहे थे और इसके अंतर्गत अब तक हम 60% कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो यहाँ करवाया जा रहा है उसको सीख रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला को अपने आगे बढ़ाते हुए एक नया खंड हमारा इसके अंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसका जो शीर्षक है वो है पृथ्वी के विविध उच्चावच। और उच्चावच के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। हमें पता है कि पृथ्वी पर 3 श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो महाद्वीप है, महासागर आते हैं। द्वितीय के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां ये आती है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? जैसे कि युवकार की घाटी, वीरकार की घाटी, गोर्ज, तो इन्हें तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो इन्हीं उच्चावचों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, पर्वत किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि पर्वत किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर अपने पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 मीटर, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 किलोमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। 1000 मीटर या उससे अधिक ऊपर उठे हुए स्थल भाग, जिनका क्या हो, आधार तो होना चाहिए चौड़ा, यानी इनका आधार कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। एवं किनारे क्या हो, ढाल युक्त हो, यानी किनारे हो इनके ढाल युक्त। एवं शिखर क्या हो, नुकीले हो, यानी कि शिखर क्या है, एक तरह से नुकीले होने चाहिए। तो ये जो विशेषताओं वाली जो स्थलाकृति होगी उसे क्या कहा जाएगा? पर्वत कहा जाएगा। बहुत से प्रकार के पर्वत हम देखते हैं, एकाकी पर्वत या पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र या पर्वत समूह, तो इनका क्या है, अलग अलग अर्थ होता है। तो उसी प्रकार जो पर्वतों का जो बेसिक होता है वो ये है कि 1000 मीटर से ऊपर उठे भाग, जिनका आधार हो चौड़ा और जिनका जो ढाल तीव्र ढाल युक्त हो एवं शिखर क्या हो, नुकीला हो, उनको पर्वत कहा जाता है। एक आप पढ़ते होंगे पहाड़ी। पहाड़ी क्या होती है? बेसिकली 600 या 800 मीटर से ऊंची क्या है, जो छोटी छोटी जो पर्वत की जो चोटियां होती हैं या छोटी छोटी जो पहाड़ी नुमा जो दृश्य होते हैं, उनको पहाड़ियां कहा जाता है। तो इनकी ऊंचाई 600 मीटर के आसपास होती है। 600 मीटर या से अधिक है, लेकिन 1000 मीटर तो वो पर्वत कहलाएगा। हालांकि ये कोई ऐसा कोई साइंटिफिक वर्गीकरण नहीं है, इनमें कुछ ऊपर नीचे भी क्या है, हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर पर्वतों के प्रकार लिखिए। और टोटल इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 4 प्रकार बताने हैं। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं, या इनको अपने कह सकते हैं आयु के आधार पर पर्वतों का हमें प्रकार लिखने हैं। देखिए, पृथ्वी के निर्माण से लेकर और अब तक 4 ऐसी घटनाएं मानी गई हैं जिनमें क्या है, पर्वतों का बृहद स्तर पर निर्माण हुआ। इन घटनाओं में सबसे प्राचीन घटना है, या आपने काफी बार आसपास ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ी भी होगी, प्री कैम्ब्रियन पर्वत, यानी ऐसे पर्वत जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका जो काल है वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले है, यानी कि लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले की जो बात है, जब सर्वप्रथम पृथ्वी पर पर्वत निर्माणकारी घटना हुई थी। तो इसको बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत। इसमें एक तो अपना राजस्थान का ही अरावली, जैसे क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है, या सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक लारेशियन, जो वर्तमान में एक पठार के रूप में है, लेकिन पहले ये क्या है, एक तरह से पर्वत ही था, यूएसए के अंदर स्थित है। तो इनका जो निर्माण है ये इसी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। उसके बाद है कैलेडोनियन पर्वत। ये जो पर्वत है, इनका निर्माण 30 से लेकर और 45 करोड़ वर्ष पहले इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, कैलेडोनियन प्रकार के पर्वत। इसके अंदर आप क्या आ जाते हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत, जो यूरोप का जो स्कैंडिनेविया कहते हैं, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां ये पर्वत पाया जाता है। इसके अलावा भारत में भी इस तरह के पर्वत मिलते हैं, जिनमें सतपुड़ा एवं विंध्य प्रमुख है। यानी इनका निर्माण भी कैलेडोनियन पर्वत निर्माण का जो घटना है, जो कब घटित हुई थी, 30 से 45 करोड़ वर्ष पहले, उसमें इन पर्वतों का क्या है, निर्माण हो गया था। इसके बाद बात आती है हर्सिनियन जो पर्वत है उनकी। हर्सिनियन जो नाम है वो जर्मनी के जो हॉर्स पर्वत है उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। और ये जो घटना है, ये लगभग 25 से 30 करोड़ साल पहले की। इस समय जो विश्व के अधिकांश जो आपके जो ब्लॉक पर्वत है, यानी जो ब्रंसोस पर्वत है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका निर्माण हुआ। मुख्य जो इस काल के जो पर्वत है वो वॉस्जेस जर्मनी के अंदर, ब्लैक फॉरेस्ट
ब्लैक फॉरेस्ट, इन पर्वतों का जो है निर्माण हुआ है। और चौथा और अंतिम, जिन्हें सबसे नवीनतम पर्वत कहा जाता है, और ये जो इसका जो काल है ये बहुत ही नया है, यानी 1 से 6 करोड़ साल पहले की बात है, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। और इस काल में बनने वाले जो पर्वत है वो क्या है, कैसे किस प्रकार के पर्वत है, वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत। इसके अंदर सभी जो वलित पर्वत है वो आ जाते हैं, जिसमें आपका हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, एटलस हो गया। तो इन सभी पर्वतों का जो निर्माण है वो अल्पाइन प्रकार के पर्वतों के अंदर आता है। तो ये था पर्वतों का उनकी आयु के अनुसार जो है जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई थी उनके अनुसार इनका क्या था, वर्गीकरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को जो है किन भागों में बांटा गया है, इनके बारे में आपको जो है बताना है। तो अगर संरचना की बात की जाए, रॉ मटेरियल की बात की जाए जिनसे जो उन पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो उस आधार पर जो है 6 भागों के अंदर पर्वतों को बांटा जा सकता है। सबसे पहला है नवीन मोड़दार या वलित पर्वत, जिन्हें जो है फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। फोल्डेड माउंटेन क्या होती है कि इसके बारे में आपने पढ़ा था कि जब पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्लेटें होती हैं, जब वो क्या है, अब अभिसरण होता है उनमें, यानी एक दूसरे की और जब वो आकर्षित होती है और फिर जब इनमें टक्कर होती है तो इससे जो है बीच में इनके क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, यानी कुछ भाग जो ऊपर उठ जाता है। तो ये जो वलन होते हैं ये क्या होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। तो इन पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, दो प्लेटों के परस्पर गति करने के परिणाम स्वरूप जो पर्वत बनते हैं उनको बोला जाता है वलित पर्वत। दूसरा होता है भ्रंशोष या ब्लॉक पर्वत। भ्रंशोष या ब्लॉक पर्वत वही चीज कि अगर दो प्लेटें दो क्या है विपरीत दिशा में अगर गति करेंगे तो दोनों के बीच क्या घर्षण पड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि कुछ भाग तो ऊपर उठ जाएगा और कुछ भाग जो है नीचे धंस जाएगा। तो जो ये ऊपर उठा हुआ भाग होगा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। तो इनके बारे में, इन दोनों के बारे में आगे भी अपने अध्ययन करेंगे। तीसरा जो आता है वो है ज्वालामुखी पर्वत। इसके बारे में भी अपने बात कर चुके हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस प्रकार की संरचना जो है बन जाती है, यानी शंकु के माध्यम से क्या है, ऐसा शंकु सा बन जाता है। लेकिन जो ज्वालामुखी होता है जब उसमें इस प्रकार का विस्फोट बंद हो जाता है तो वो क्या है, एक ऐसी संरचना बनकर जो है रह जाती है और इसको अपने बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि माउंट फ्यूजियामा, आप ये जानते हैं कि कहां पर है, ये जापान के अंदर है और ये कैसा पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से है। तो इस प्रकार के भी पर्वत जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है गोबंदाकार पर्वत। एक तो ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत कि जब लावा बाहर निकलता है तो उससे जिस संरचना का निर्माण होता है वो आपका कहलाता है ज्वालामुखी पर्वत। अब एक चीज आप देखिए, मान लीजिए ये आपका है स्थल भाग और यहाँ जो है दुर्बलता मंडल है जिसमें क्या है, चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो ये क्या है, चट्टानें स्थल भाग को तोड़ती है और क्या है बाहर आ जाती है और इससे क्या है ज्वालामुखी आते हैं और इससे क्या है ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ दाब तो बहुत ज्यादा अधिक होता है लेकिन ये जो स्थल का जो भाग है ये बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, यानी बहुत ही ज्यादा जो चट्टानी होता है। इस कारण ये जो दाब है ये इसको जो है तोड़ नहीं पाता, लेकिन इसको क्या है ऊपर उठा देता है। तो इस प्रकार का जो पर्वत जो है बन जाता है, यानी एक उभार के रूप में, एक गुबंद के रूप में जो है पर्वत बन जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गोबंदाकार पर्वत। और इसके लिए आप जो है उदाहरण जो है सिनसिनाटी उभार, सिनसिनाटी उभार, ये जो है यूएसए के अंदर स्थित एक गोबंदाकार पर्वत है। उसके बाद अपने बात करते हैं मिश्रित या जटिल पर्वतों की। ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण मिश्रित तत्वों के द्वारा जो है होता है और इनकी संरचना बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। इसका इन्हें मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है नाकोडा श्रेणी। ये जो है ये भी यूएसए के अंदर स्थित है, नाकोडा श्रेणी यूएसए। और अंतिम में अपने बचते हैं अवशिष्ट पर्वत। ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण बहुत ज्यादा साल जो पहले जो है हो चुका है, यानी प्रारंभ में इनका निर्माण जो है हो गया था। वर्तमान में जिस रूप में ये पाए जाते हैं प्रारंभ में भी ये क्या है उस रूप में नहीं थे। बार बार इनमें जो अपरदन एवं अपघर्षण के द्वारा ये क्या हुआ कि ये जो पर्वत थे ये अपने मूल संरचना जो है खो बैठे और अब केवल क्या है अवशेष के रूप में ही बचे हैं। इस कारण इनको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वत जो है कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना अरावली पर्वत है जो क्या था प्रारंभ में तो एक फोल्डेड माउंटेन था, यानी एक वलित पर्वत था, लेकिन जो है
इसको काफी समय हो गया, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में बनाया, तो वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो किस रूप में बच गई, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बच गया। तो इस प्रकार जो है ये 6 प्रकार के पर्वत अपने होते हैं। अगला प्रश्न है वलित एवं ब्रह्मशोध पर्वतों को उदाहरण सहित समझाइए। अब अपनी जो पर्वतों पर बात की थी उनमें से जो 2 पर्वत हैं, एक तो है वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत और दूसरा है ब्रह्मशोध पर्वत, इनके बारे में विस्तृत व्याख्या करें। सबसे पहले है वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन। इसको पढ़ लेते हैं। भूगर्भ में जब 2 प्लेटों के परस्पर गति करने यानी टकराने, देखिए यहाँ पर एक ये प्लेट है, इस साइड गति कर रही है और दूसरी जो है ये प्लेट है, ये क्या है, इस साइड गति कर रही है। अब जब 2 प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी तो जो भारी प्लेट होती है वो तो क्या है नीचे धंस जाएगी और जो हल्की प्लेट होती है वो क्या है ऊपर उठ जाएगी। तो इस कारण क्या होगा कि कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिनको क्या बोला जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार जो वलित पर्वत का निर्माण होता है। मुख्यतः वलित पर्वत कौन कौन सी है, एक तो हमारा हिमालय है जिसका निर्माण किससे हुआ कि उत्तर के अंदर ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिण से जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जैसे इनके अंदर टक्कर हुई तो इससे की कौन सी संरचना का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एंडीज का जो निर्माण है, एक तो आपकी है दक्षिण अमेरिकी प्लेट और दूसरी जो है नाज़का प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराव से जो है एंडीज पर्वत बना। उसी प्रकार जो है यूराल पर्वत, उसी प्रकार जो है रोकीज पर्वत और एटलस पर्वत, ये सभी क्या है नवीन मोड़दार पर्वत है जिनका निर्माण एक तो सबसे लास्ट में हुआ है यानी ये सबसे नवीन पर्वत है और दूसरा इनका निर्माण जो है 2 प्लेटों के परस्पर जो है गति करने से, उनमें टकराव होने से और जो वलन पड़ा उनके कारण जो है इनका जो है निर्माण हुआ। आगे बात करते हैं ब्रह्मशोध पर्वत की। ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि भूगर्भ में तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक यानी कि 2 प्लेटें हैं, इनके बीच जो है विपरीत दिशा में गति हो रही है। एक प्लेट जो है इधर जा रही है, एक प्लेट क्या है इधर जा रही है। अब इससे क्या होगा कि बीच का हिस्सा जो है खाली रह जाएगा। अब इस जो बीच का हिस्सा जो खाली रह जाएगा उसमें कुछ भाग तो क्या है ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग क्या है नीचे धंस जाता है। तो ये जो नीचे धंसे हुए भाग होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ग्रामीण जो बोला जाता है। नीचे धंसे भाग क्या कहलाते हैं, ग्रामीण कहलाते हैं। और ये जो भाग जो ऊपर उठ जाता है इनके बीच में उसको बोला जाता है होस्ट बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है, ब्लैक जो ब्लॉक जो है माउंटेन यानी ब्रह्मशोध माउंटेन, जो ब्रह्म से क्या है ऊपर उठते हैं। तो इनका कारण क्या होता है, परस्पर जो है विपरीत दिशा में गति करने से ये जो पर्वत जो है बनते हैं, यानी 2 प्लेटों के विपरीत दिशा में गति करने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। और इसके जो मुख्य पर्वत कौन कौन से, एक तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी यानी कि यूरोप के अंदर है, दूसरा सियरा नेवादा ये क्या है यूएसए के अंदर है। और इसकी विशेषता क्या है, जो सियरा नेवादा ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ब्लॉक माउंटेन है। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, तो आपका जो ये हो जाएगा सियरा नेवादा। और उसके बाद जो सतपुड़ा जो पर्वत है वो भी क्या है भारत में स्थित है, क्या है ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि ये 2 नदी घाटियों कौन कौन सी, ऊपर तो है आपकी जो नर्मदा नदी और नीचे जो है ताप्ती, इनके बीच से क्या है स्थित है। इन भ्रंश घाटियों के बीच ये जो है पर्वत स्थित है। तो इस प्रकार जो है ये कुछ पर्वतों के उदाहरण है जो क्या ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व की सबसे बड़ी, देखिए 2 चीजें, पहला तो बात की पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी चीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, कौन कौन सी है। तो हम जानते हैं जब विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का बात की जाए या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो उसका आंसर क्या होगा, हिमालय जो है विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला है। विश्व के अधिकांश जो सबसे ऊंचे जो पर्वत है, जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है वो इसी हिमालय के अंदर जो है पाए जाते हैं। लेकिन जब बात है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की तब आपका कौन सा होगा, उसका आंसर होगा एंडीज हो गया, क्योंकि ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ से लेकर और ये पूरी जो है उत्तर से लेकर पूरे महाद्वीप में दक्षिण तक जो फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। इसका इसकी जो लंबाई जो है सर्वाधिक इसकी है एंडीज की है। और आपको पता है हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ और वहीं जो एंडीज है उसका निर्माण यहाँ तो ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है और इधर एक नाज़का प्लेट है जो छोटी प्लेट है, 7 बड़ी प्लेटों में नहीं आती, एक छोटी प्लेट है। इन दोनों के टकराव से जो है इस जो पर्वत श्रृंखला यानी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला इसका जो है निर्माण हुआ है। माउंट एकांकागुआ जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एंडीज का, और इसका आपको पता है हिमालय का माउंट एवरेस्ट। अगला हमारा प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट।
किस देश में ये स्थित है? नेपाल के अंदर है। और नेपाल में इसको स्थानीय भाषा में सागर माथा भी कहा जाता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये 8,848 मीटर है। हालांकि ये कहा जाता है कि वलित पर्वत है वो अभी भी क्या युवा अवस्था में है और इनकी ऊंचाई अभी भी क्या है बढ़ रही है। तो चीन का ये मानना है कि इसकी ऊंचाई अभी 8,848 से नहीं रही है, यानी कुछ मीटर और बढ़कर जो है 8,000 लगभग 849 या 50 मीटर हो गया। लेकिन भारतीय आंक भी जो है इसी को अभी तक जो है मानते हो। तो आपको भी जो है अभी ये याद रखना है। यह क्या है? नेपाल में स्थित है। और इसकी अगर अपने फीट के ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो है इसी माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल जो है शिखर की हुआ है। और इस पर सबसे पहले जो इसको फतेह करने वाले थे वो मई 1953 के अंदर दो व्यक्ति थे। एक तो एडमंड हिलेरी और दूसरे कौन से है? तेंजिंग नार्गे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इस एवरेस्ट को जो है फतेह किया था, इस पर जो है चढ़ाई की थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये प्रकृति वार्षिक है भारत की जो ये महिला है और इन्होंने क्या है मई 2022 में क्या है एवरेस्ट को फतेह किया था। और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली जो है शाकाहारी यानी कि वीगन महिला बन गई है। अगला प्रश्न है विश्व के प्रत्येक महाद्वीप एवं महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों के नाम लिखिए। यानी कि प्रत्येक महाद्वीप के अंदर हमें पता है कि एक एक जो सर्वोच्च चोटी उनकी पाई जाती है। तो इसी प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है कि किस किस महाद्वीप का कौन कौन सा जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया की अपन ने अभी बात की थी कि एशिया के अंदर जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है और इसका जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा? आपका माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंचा है और ये कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद बारी आती है अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर अपने को पता है कौन सा पर्वत जो सबसे ऊंचा वो है माउंट किलिमंजारो। और कौन से देश में ये स्थित है? तंजानिया के अंदर। तंजानिया स्थित जो है माउंट किलिमंजारो जो वास्तव में क्या है ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है वो क्या है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और किलिमंजारो जो पर्वत श्रेणी है उसी के अंदर जो है स्थित है। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है माउंट मैकिले। हालांकि अब इसका जो नाम है वो डेनाली कर दिया गया, माउंट डेनाली। डेनाली जो शब्द है वो अमेरिका के जो आदिवासी यानी वहां के जो पूर्व जो लोग हैं उनका जो है एक शब्द था और वो ब्रिटिशर के आने से पहले इसको जो है माउंट डेनाली कहा जाता था। तो 2017 के अंदर जो ओबामा प्रशासन ने क्या किया कि पुनः इसका नाम माउंट मैकिले से क्या है माउंट डेनाली कर दिया। ये जो है अलास्का श्रेणी के अंदर जो है स्थित है। यूएसए का जो अलास्का जो प्रांत है उसमें स्थित है। तो इसका भी ये कौन से देश में हो जाएगा? यूएसए के अंदर हो जाएगा। प्रांत की बात की जाए तब जो है अलास्का आएगा। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है? माउंट एकाकागुआ। और ये कौन से देश में है? अर्जेंटीना में। और इसकी एक खासियत क्या है कि ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो है दक्षिण जो गोलार्ध है यानी वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका जो है सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर कौन सा है वो आपका माउंट एकाकागुआ है। उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए या संपूर्ण विश्व की बात की जाए तब कौन होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर जो है स्थित है। इसके बाद बात आती है अंटार्कटिका की। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट वेंसन मैफिफ है जो एल्सवर्थ जो पर्वत है उसके अंदर जो है स्थित है। यूरोप की बात की जाए तो माउंट एल्ब्रुस है जो काकेशस जो श्रेणी है जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जो देश है इनके आसपास जो है काकेशस पर्वत जो है स्थित है। वहां पर क्या है एक माउंट एल्ब्रुस नाम से जो पर्वत शिखर है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये कौन से देश में पाया जाता है? रूस के अंदर। और अंतिम आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट कोशिशस को है जिसको जो है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस पर्वत श्रृंखला के अंदर ये स्थित है और इसकी ऊंचाई काफी कम है, लगभग जो है 2200 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो इस प्रकार ये 7 महाद्वीपों के अंदर ये 7 सर्वोच्च जो है चोटियां हैं। आगे अपनी बात करते हैं प्रश्न संख्या 68 पर। पठार यानी कि प्लेटो किसे कहा जाता है? पर्वतों के बारे में हमने बात की कि पर्वतों की क्या विशेषता थी कि इनका आधार तो चौड़ा होता है लेकिन इनके जो शिखर होते हैं वो क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। लेकिन पठार क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि ये कौन से किस श्रेणी के उच्चावच है? सेकंड श्रेणी यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ है, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। संपूर्ण विश्व में जो है स्थल भाग का 33% जो है पठार है एक तरह से।
पठार क्या होते हैं कि आसपास के धरातल से 600 मीटर या इससे अधिक ऊपर उठी ऐसी भूमि जिसके शिखर कैसे होने चाहिए, समतल होने चाहिए। यानी पठारों के जो शिखर होते हैं वो कैसे होते हैं, समतल होते हैं, सपाट होते हैं। एवं पार्श्व क्या हो, तीव्र ढाल युक्त, यानी इनके जो किनारे वो बहुत ही ज्यादा तीव्र ढाल वाले होते हैं, पठार कहलाते हैं। इनकी आकृति जो है मेज के समान होती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक पठार का चित्र आप देख रहे होंगे कि इसके जो ऊपर का जो हिस्सा वो क्या है, एक तरह से बिल्कुल समतल है, और यहाँ जो इसके जो किनारे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है तीव्र ढाल वाले हैं, तो इनको जो है पठार जो है कहा जाता है। और पठारों की विशेषता क्या है कि ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जो है समृद्ध होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा जो है पठार कौन सा है? दो चीजें हैं, एक तो विश्व का सबसे बड़ा पठार और दूसरी जो चीज है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो जब पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो जो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ जो स्थित है तिब्बत का पठार, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पठार। और आप जानते हैं कि तिब्बत वर्तमान में जो है चीन का एक हिस्सा है। 1959 के अंदर चीन ने इस पर क्या है, कब्जा कर लिया था। तो जब विश्व के सबसे बड़े पठार की बात की जाए तो तब तो होगा तिब्बत का पठार। लेकिन अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो वो होगा पामीर का पठार, जिसे पामीर की गांठ भी बोला जाता है। पामीर की गांठ, ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इस कारण इसको संसार की छत को कहा जाता है, क्योंकि छत कैसी होती है, सपाट होती है, और ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, इस कारण इसको जो है संसार की छत भी कहा जाता है। तो बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, जो पामीर का पठार है, जो पामीर की गांठ है, उसको जो है विश्व की जो है छत जो है कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, पामीर की गांठ यानी पामीर का जो पठार है उससे निकलने वाली किन्हीं 4 पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। देखिए जो पामीर का पठार है उससे कई श्रेणियां जो है निकलती है, तो इसमें जो 4 जो मुख्य श्रेणियां हैं, आप अगर सैटेलाइट के माध्यम से पामीर को पठार को देखोगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि वास्तव में ये क्या है, गांठ की तरह, जो क्या है, कई पर्वत श्रेणियों को अपने में बांध के रखती है। क्योंकि देखिए इसके इस साइड जो पर्वत निकल रहा है वो है तिएन शान, जो कौन से देश में है, चीन के अंदर है। इसके नीचे की तरफ एक पर्वत निकल रहा है, वो कौन सा है, काराकोरम। ये कौन से में है, भारत के अंदर, आप सभी जानते हैं। इधर जो है वो आपका है सुलेमान श्रेणी, ये पाकिस्तान और इसका कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान में है। और इधर इसका एक पर्वत निकलता है जिसको क्या नाम दिया गया है, हिंदू कुश श्रेणी। तो ये 4 जो पर्वत श्रेणियां जो है इस पामीर की गांठ से जो है निकलती है, इस पामीर की गांठ द्वारा बांध के रखी गई है, इस कारण इसको जो है पामीर की गांठ भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ एक जो श्रेणी है जिसका नाम है क्युनलुन पर्वत श्रेणी, और नीचे जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के बीच स्थित जो पठार है वो कौन सा है, तिब्बत का पठार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो तिब्बत का पठार है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो एक तो क्युनलुन और दूसरी कौन सी है, हिमालय। यानी तिब्बत का एक पठार कैसा है, अंतर पर्वतीय पठार है, यानी 2 पर्वतों के बीच क्या है, स्थित है। और पामीर की गांठ को आप याद रखेंगे, 4 श्रेणियां ऐसे निकलती हैं, तिएन शान चीन के अंदर, काराकोरम भारत के अंदर, सुलेमान जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और अंतिम है हिंदू कुश, जो कहां पर है, अफगानिस्तान में। अगला हमारा प्रश्न है, मैदान किसे कहते हैं? मैदान यानी कि प्लेन्स जो है किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच जो सामान्यतः कितने इनकी ऊंचाई हो सकती है, अधिकतम जो है 200 मीटर से इनकी ऊंचाई हो सकती है। समतल भूभाग होते हैं जिनका ढाल जो है अत्यंत न्यून होता है, लेकिन ढाल होता जरूर है, क्योंकि तभी जो है यहाँ नदियों का जल जो है प्रवाहित होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मानव अधिवास जो है इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो है पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है विश्व के अंदर जो है मैदान जो है पाए जाते हैं, और यहाँ क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि मैदान जो है सर्वाधिक सुगम इलाकों में आते हैं जहां मानव अधिवास जो है हो सकता है। काफी जो है मैदान विश्व के अंदर, जिनमें सबसे प्रमुख आप ले सकते हैं स्टेपिस, जहां पर जो है अनाज बहुत मात्रा में उत्पादित होता है। इसके अलावा गंगा यमुना का मैदान, इसके अलावा यांगत्से सिकियांग का मैदान, दजला फरात नदियों का मैदान, इसके अलावा मरे डार्लिंग का मैदान, या जो यूएसए के अंदर है मिसिसिपी मिसौरी का मैदान। तो यहाँ जो है काफी ये मैदान जो है पाए जाते हैं, और क्या है, ये मानव अधिवास की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को नाम लिखिए। देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इधर आपकी आ गई कर्क रेखा और इधर आपकी आ गई मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर जितने भी मैदान जो स्थित होंगे, जितने भी घास के मैदान होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इनसे ऊपर के जो मैदान होंगे यानी शीतोष्ण कटिबंध के अंदर, उनको क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन मैदानों के बारे में। तो ये वास्तव में है क्या, घास के मैदान है, यानी ग्रास लैंड जो है, लैंड्स है ये। और इनमें क्या आता है, सबसे पहले बात आती है प्रेरीज की। तो प्रेरीज जो घास के मैदान है, पहला प्रश्न तो इससे ये बनेगा कि प्रेरीज किस प्रकार के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उसका आंसर क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये कहां पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर। दूसरा है पंपास, ये कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर। तीसरा है स्टेपिस व पुश्ताल, ये जो है यूरोप के अंदर है। स्टेपिस का जो अधिकांश भाग है वो कहां पड़ता है, यूक्रेन के अंदर पड़ता है। और हमें पता है कि अभी जो है यूक्रेन और रूस के मध्य जो है एक युद्ध जारी है, और उसके कारण जो है वैश्विक जो खाद्यान्न है वो भी, उसकी जो सप्लाई है वो भी काफी प्रभावित हो रही है। और उसका कारण क्या है कि ये जो यूक्रेन का जो स्टेपिस जो क्षेत्र है, जो विश्व का धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन में कमी आ गई है। और दूसरा पुश्ताल, स्टेपिस का हंगरी के अंदर विस्तार ही क्या कहलाता है, पुस्ताज कहलाते हैं। यानी स्टेपिस का वह भाग जो हंगरी देश के अंदर पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, पुस्ताज कहा जाता है। उसके बाद वेल, ये पाया जाता है आपके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसमें पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कैंटरबरी जो है वो जो घास के मैदान है वो आपके न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। इसको अपने चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपके प्रेरिस घास के मैदान। इसके अलावा यहाँ पर जो है पंपास है अर्जेंटीना के अंदर, इधर जो है आपका वेल्ड है। और ये जो यूरोप का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं जो स्टेपिस घास के मैदान है। इधर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर डाउन्स और जो कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के किन्हीं 5 प्रमुख मरुस्थल, बहुत से मरुस्थल जो है विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है कि आपको 5 प्रमुख मरुस्थल और जहां ये पाए जाते हैं उनकी अवस्थिति को क्या है, लिखना है। सबसे पहले सारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और उत्तरी अफ्रीका के जो 11 देश हैं उनमें इसका जो है विस्तार। कई जो जनजातियां जो है यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें बद्दू जो जनजाति है वो क्या है, प्रमुख है। उसके बाद काला मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका का जो है दक्षिणी भाग है, इस साइड में जो ये मरुस्थल पाया जाता है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीकी देशों में ये पाया जाता है। उसके बाद है अरब मरुस्थल, जिसको हम जानते हैं जो अरब प्रायद्वीप है उसके अंदर ये मरुस्थल जो है पाया जाता है। और उसके बाद अपना आता है थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसको बोला जाता है चोलिस्तान, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इस मरुस्थल की विशेषता क्या है थार के मरुस्थल की, कि ये पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी सर्वाधिक मानवीय अधिवास जिस मरुस्थल के अंदर वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। अगला है पैटागोनिया का मरुस्थल, ये जो है अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई मरुस्थल है, जैसे एरिजोना का मरुस्थल यूएसए के अंदर, गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के अंदर, और काराकुम, काइजिलकुम। तो बहुत से मरुस्थल जो है पृथ्वी पर जो है पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात आए तो वो आपकी होगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। किस प्रकार की झील है ये, खारे पानी की, यानी खारे पानी के विश्व की सबसे, खारे पानी की और ओवरऑल देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न होता विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब इसका आंसर क्या हो जाता, सुपीरियर झील, जो क्या है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये जो कैस्पियन सागर झील है, इसमें 2 नदियां, जो मुख्य 2 नदियां वो आकर गिरती है, जिनका नाम है यूराल और वोल्गा नदियां। यूराल और वोल्गा नदियां जो है गिरती। इसका जो उत्तर का जो कुछ हिस्सा है, यहाँ क्या है मीठा पानी जो है मिलता है, बाकी ये ऑल ओवर क्या है खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली 5 महान झीलें, जिन्हें 5 फिंगर्स लेक भी बोला जाता है या 5 ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है, उनको पश्चिम से पूर्व में लिखना है। इधर आपका पश्चिम और इधर आपका पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कौन सी झील है, सुपीरियर, इसके बाद मिशिगन,
इसके बाद यूरोन, एरी एंड ओंटारियो। तो ये 5 जिले हैं जिन्हें जो है इस संयुक्त राज्य अमेरिका की या उत्तरी अमेरिका की जो है 5 महान जिले या 5 जो है ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये तो था इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार महान झीलों को व्यवस्थित कीजिए, तो तब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी झील आपकी होगी सुपीरियर झील, दूसरे नंबर पर आएगी यूरोन झील, और तीसरे पर मिशिगन, चौथे पे एरी और पांचवे पर क्या है, ओंटारियो। तो ये होगा इनका क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। ये जो झीलें हैं, ये इनकी अगर बात की जाए तो ये जो मिशिगन झील है ये पूर्णतः जो है यूएसए के अंदर स्थित है। बाकी जो ये चारों झीलें हैं सुपीरियर, यूरोन, एरी और ओंटारियो, ये क्या है, कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, सीमा बनाती है। लेकिन जो मिशिगन जो झील है वो पूर्ण रूप से किसके अंडर में है, यूएसए के अंडर में है। और दूसरी बात, ये जो झीलें हैं ये उत्तरी अमेरिका में व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साधन है। तो इस कारण इन झीलों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ नहरें भी क्या है, बनाई गई हैं। वो नहरें कौन कौन सी हैं, एक तो है सुपीरियर और मिशिगन के यूरोन के बीच, इनके बीच जो है नहर है वो है वेलेंट नहर, सॉरी यहाँ पर जो नहर है वो है सू नहर। यूरोन और एरी, इन दोनों के बीच जो नहर है वो है एरी नहर, और एरी और ओंटारियो को जोड़ने वाले जो नहर है वो है आपकी वेलेंट नहर। तो इस प्रकार जो है ये 3 नहरें इन जो झीलें हैं इनको जोड़ने के लिए बनाई गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लवणता युक्त जो है झील कौन सी है। तो तुर्की के अंदर एक झील स्थित है वॉन शेल झील, वो क्या है, विश्व की सर्वाधिक अधिक लवणता वाली झील है वॉन शेल झील। इसकी जो लवणता है वो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है। और अगर अपने पूरे विश्व की लवणता की बात की जाए, यानी जो विश्व के जो महासागर है उनकी अगर औसत लवणता की बात की जाए तो वो कितनी होगी, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1000 ग्राम पानी के अंदर 330 ग्राम अगर आप नमक डालते हैं तो उसका उस पानी का जो लवणता का जो स्तर होगा वो किसके बराबर होगा, इस वॉन शेल झील के बराबर होगा। और इस झील के अंदर आप क्या है, डूबेंगे नहीं, भले आपको तैरना आता है या नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इस झील में डूबेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि लवणता इतनी अधिक है कि यहाँ जो है पानी का जो घनत्व है बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, इस कारण वो पानी आपको क्या है, डूबने नहीं देता है। वॉन शेल झील के बाद जो दूसरी जो सबसे ज्यादा खारी जो झील है वो है मृत सागर झील, जो क्या है, कौन से देश में, जॉर्डन के अंदर है, और इसकी जो लवणता है 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के अंदर है। और ये आपको याद रखना है कि समुद्रों की जो औसत लवणता है वो कितनी है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदियों के नाम लिखिए। 2 चीजें इस प्रश्न में पूछी गई, एक तो हमें ये बताने कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, और दूसरा ये बताने कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी। तो अगर लंबी नदी की बात की जाए तो ये कौन सी है, नील नदी, जो क्या है अफ्रीका में स्थित है। ये आप देख रहे होंगे कि अफ्रीका के अंदर जो है उत्तर इस क्षेत्र के अंदर ये नील नदी पाई जाती है। नील नदी जो है 2 नदियों के संगम से बनती है। सबसे पहले तो नदी कौन सी है, एक तो है ब्लू नील, व्हाइट नील, इसका उद्गम होता है विक्टोरिया लेक से, विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील से। दूसरी है व्हाइट नील, इसका जो उद्गम होता है वो है टाना झील से। यानी कि व्हाइट नील और ब्लू नील, और ये इन दोनों नदियों का संगम कहां पर होता है, ये होता है खार्तूम में, जो कि है सूडान की राजधानी। यहाँ पर इन दोनों नदियों का क्या है, संगम होता है, और उसके बाद जो है ये नील कहलाती है। और हमें पता है विश्व की प्राचीन जो सभ्यता है या मिस्र की जो सभ्यता है वो क्या है, इसी नील नदी के किनारे जो है बनती है। बाद में ये जो है बहते हुए भूमध्य सागर के अंदर अपना जल जो है गिराती है। नासिर बांध और आसमान बांध जो है इस नदी पर स्थित जो है प्रमुख बांध है। लगभग 6690 किलोमीटर इसकी जो है ऊंचाई लंबाई है। दूसरा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जब बड़ी झील की बात आए या आयतन की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक पानी ढोने वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, अमेजन नदी, जो कहां पर पाई जाती है, दक्षिण जो अमेरिका उसमें पाई जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है अमेजन नदी, और बहुत सी सैकड़ों जो धाराओं के अंदर ये क्या है, बंटी हुई है। तो आयतन के दृष्टि से ये विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और मंडीरा इस नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये जो नदी है
अमेजन नदी, ये जो है अमेजन जो वर्षा वन है वहां पर ये स्थित है। और ये जो अमेजन जो वर्षा वन है इन्हें क्या बोला जाता है, पृथ्वी के फेफड़े इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो इस कारण इसको जो है पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो ये जो नदी है ये कांगो या जायरे नदी है, जो कहां पाई जाती है, अफ्रीका के अंदर जो है पाई जाती है। यहाँ से जो ये नदी निकलती है और इस प्रकार जो ये कांगो या जायरे नदी है, ये इस जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री रेखा है, इसको जो है 2 बार काटते हुए जो है ये गिन्नी की खाड़ी है इसके अंदर जो है ये गिर जाती है। कांगो या जायरे नदी के बारे में अगर बात की जाए तो ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी की अपने बात कर ली कि वो कौन सी थी, नील नदी थी। और ये जो नदी है ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और 2 जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो है जलप्रपात स्थित है, एक तो स्टैनली और दूसरे जो है लिविंगस्टोन जलप्रपात। ये स्टैनली और डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है, वो अफ्रीका के आंतरिक भागों को खोजने वाले जो है व्यक्ति थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है यहाँ के 2 जलप्रपातों का नाम लिख दिया गया है। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। ये आप सभी क्या है जानते हैं, जो राजस्थान के अंदर है। लेकिन यहाँ जो है एक और नदी है जो क्या है, ये जो मकर रेखा है इसको भी 2 बार काटती है। तो ये इसका जो आंसर है ये आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन सी नदी मकर रेखा को क्या है 2 बार काटती है। इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो जो नदी है इसी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है, तो इसका नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि या स्टेट क्या होता है कि मान लीजिए 2 जल राशियों को, विशाल जो है जल राशियां हैं, इनको जो जोड़ने वाला जो संकरा जो जलीय मार्ग होगा उसको क्या बोला जाता है, जल संधि बोला जाता है। जल संधि 2 भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं 2 स्थलखंडों को अलग करती है। विश्व की कुछ प्रमुख जो जल संधियां हैं उनके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। जल डमरू मध्य क्या होता है कि ये जल संधि का एक छोटा रूप होता है। तो कुछ जल संधियां जैसे कि मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ये जो है इंडोनेशिया और मलेशिया जो देश है उनके बीच स्थित है और ये किनको जोड़ता है, अंडमान सागर को इसके साथ जोड़ती है, दक्षिणी हिंद सागर के साथ। उसके बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको पता है कौन से 2 देशों के बीच स्थित है, एक तो स्पेन और दूसरा कौन सा है, मोरक्को। और किन 2 सागरों को जोड़ती है, एक तो है भूमध्य सागर और दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसके अलावा एक और अपने जल संधि की बात करें तो वो है बाब मंडेव जल संधि। ये आपको पता है किसको जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी। इसी के साथ ही एक और जल संधि है वो भी आप लिख लेंगे, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। ये जो है फारस की खाड़ी और जो है ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। इस प्रकार और भी बहुत सारी जो है जल संधियां विश्व में पाई जाती हैं। तो मुख्य जो है ये इनको आप जो है याद रखेंगे। एक और मुख्य जल संधि है उसकी हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 80 के अंदर। बैरिक जल संधि किन जल राशियों को जोड़ती है। तो यहाँ आप देखे होंगे इधर कौन सा देश है, रूस का साइबेरिया प्रांत, इधर जो है अलास्का जो कौन से देश के अंदर आता है, यूएसए के अंदर। इन दोनों के बीच एक जल संधि स्थित है जिसका नाम क्या है, बैरिक जल संधि, जो किनको जोड़ती है। अगर बात की जाए महासागरों की तब तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा या आर्कटिक महासागर और नीचे आपका जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। लेकिन जब बात की जाए सागरों के बारे में पूछा जाए तो ऊपर तो आपका हो जाएगा चुक्सी सागर और नीचे जो है बेरिंग सागर। यानी चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जो है ये जल संधि जोड़ती है। विश्व की बहुत ही एक महत्वपूर्ण जल संधि इसको जो है माना जाता है। और हमें पता है कि यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है,
अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है यानी 180 डिग्री जो है देशांतरीय जो रेखा है वो भी क्या है इसी दर्शन से होकर गुजरती है। तो आज अपने जो है 20 प्रश्नों पर बात की। अगली श्रृंखला के अंदर अपने जो आगे के जो 20 प्रश्न हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो ये जो जितनी भी वीडियोस हैं इन सभी को आप जो है देखते रहिए और जो ये चीज यहाँ पर करवाई जा रही है इनका जो है रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।